हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जैसे अकाउंटिंग का मैराथन आपने पहले लिया पीजीटी कॉमर्स के लिए, वैसे ही बिजनेस स्टडीज का भी लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं बिजनेस स्टडीज के मैराथन रिवीजन के लिए, जो कि रेलेवेंट रहेगा आपके सभी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए फटाफट से आज इस सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की, तो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड और आसान बनाने के लिए। इसके अंदर आप फुल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है, जहां पे आप ढेर सारी प्रैक्टिस जो है वो भी कर सकते हैं। तो आइए जी, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स के टॉपिक से। देखो, हमारा जो बिजनेस स्टडी स्टार्ट होता है वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है, और हमारी सभी ह्यूमन एक्टिविटीज को यहाँ पे बांटा जाता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जहां पे आप कुछ प्रॉफिट कमाने वाले, कुछ पैसा कमाने वाले। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा यहाँ पे मेन फोकस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम फर्दर तीन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है बिजनेस, फिर है प्रोफेशन, और फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस का मतलब है कि आप कुछ सामान को बनाकर बेच रहे हैं, आप गुड्स को यहाँ पे बेच रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं। अब बिजनेस का स्कोप काफी ज्यादा है, इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें आती है। माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, स्टोरिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। तो ये सभी आपके बिजनेस हो सकते हैं, आप कैसा भी बिजनेस चला सकते हैं पैसा कमाने के लिए। इसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन यहाँ पे ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, और अगर वो आपने स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग ले ली तभी आप उस प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर पाएंगे। कोई प्रोफेशनल बॉडी भी यूजुअली होती है जो कि आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन उसे पास किया होता है। आईसीएआई उन्हें रेगुलेट भी करती है। इसके अलावा डॉक्टर्स और लॉयर्स भी आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। इसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपको यहाँ पे नौकरी मिल गई है, तो ये सिंपली आपका एम्प्लॉयमेंट है। इसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयर के लिए, जिसने आपको नौकरी दी है, उसके लिए काम करते हैं, और वो आपको बदले में वेजेस या फिर सैलरी जो है वो दे देता है। तो एम्प्लॉयमेंट आपकी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती है, प्राइवेट में हो सकती है, बैंक में हो सकती है, फैक्ट्री में हो सकती है, किसी कंपनी में हो सकती है। तो अलग अलग जगह पे आपको नौकरी भी मिल सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। देखो, जो आपका इंडस्ट्री है उसे फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। आपकी जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ये नॉर्मली आपके जमीन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। इसके अंदर आप कुछ एग्रीकल्चर वाला काम कर सकते हैं, जमीन से कुछ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, या फिर आप कुछ एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ, एनिमल से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग को भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना जो रॉ मटेरियल है उसको एनालाइज करते हैं और फर्दर सब पार्ट्स में उसे डिवाइड करते हैं। जैसे एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसे अलग अलग पेट्रोल, डीजल, इनमें डिवाइड किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। इसके बाद है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर काम उल्टा है, इसके अंदर अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाया जाता है, जैसे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, ये सब इसमें आती हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो एक रॉ मटेरियल की आप मल्टीपल टाइम्स प्रोसेसिंग करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, आप प्रोसेसिंग करते हैं, एंड में आपको शुगर मिलता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर आप असेंबली का काम करते हैं, आप चीजों को जोड़कर कुछ नया बना देते हैं। जैसे कार, अलग अलग चीजें जोड़ी, टायर जोड़े, स्टीयरिंग जोड़ा, सब जोड़ा और कार बन गई, टीवी बन गया। तो ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री में आपके आ जाते हैं। और अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर आती हैं दो चीजें। एक आता है आपका ट्रेड और दूसरा आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि ऐसी चीजें जो आपकी ट्रेड में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। ट्रेड आपका इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि विद इन द कंट्री, हमारे देश का इंटरनल डोमेस्टिक ट्रेड। इसमें होलसेल ट्रेड भी आएगा, रिटेल भी आएगा, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है जी एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि आप इंडिया से बाहर कुछ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं, इसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह आता है। अगर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर जो भी आपकी बाधाएं आती हैं उनको रिमूव करने का काम करती हैं ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है, वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी मिलता है, इंश्योरेंस का फैसिलिटी मिलता है, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो कि आपकी ट्रेड को और ज्यादा स्मूथ और आसान बना देती हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं बिजनेस रिस्क के टॉपिक पर। तो प्यारे दोस्तों, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है। और रिस्क प्राइमरीली ये रहता है कि हो सकता है कि आपको मुनाफे ना हो, आपको नुकसान हो जाए। अब ये रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर काफी अनसर्टिनिटीज होती हैं, आप हर चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। और कितना रिस्क आपके बिजनेस में होगा, ये आपके बिजनेस के नेचर और साइज पे डिपेंड करेगा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा हो सकता है, और ये ज्यादा रिस्क लेने के लिए आपको ज्यादा जो प्रॉफिट है उसका रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा। बिजनेस रिस्क का राइज होता है, इसके अलग अलग कॉजेज हैं। इसमें नेचुरल कॉजेज भी आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। ह्यूमन कॉजेज, आपकी इंसानी गलती, किसी आपके जो काम करने वाले एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, एरर कर दिया। इकोनॉमिक कॉजेज भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो वो आपके बिजनेस को भी इंपेक्ट करेगी। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपकी आ सकती हैं। आपका मैकेनिकल फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। कोई पॉलिटिकल आपका कुछ इशू चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस रिस्क के कारण बन सकते हैं। बात है जी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो है जी पब्लिक सेक्टर, और दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर। और अभी इन्हीं की बात आपसे करने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमारे पास आ जाते हैं। तो आइए इनके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले आपके जो प्राइवेट वाले फॉर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। उसके अंदर आपको एक कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पे बना दिए, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो एक अकेला पर्सन है जो कि पूरे बिजनेस को संभाले हुए पूरा बिजनेस को चला रहा है। अब आसान है क्योंकि एक अकेला सब कुछ मैनेज कर सकता है। बट अगर बिजनेस का स्केल बढ़ जाए तो उसे दिक्कत हो जाएगी, उसे और पर्सन चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड रहेंगी। इसके बाद आता है पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक पार्टनरशिप बनाते हैं और अपना मिलकर काम करते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा फायदे हो जाते हैं, क्योंकि लोग बढ़ गए तो मिलकर काम करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट्स वगैरह कमा सकते हैं। बट मिलकर काम करना हर बार पॉसिबल, प्रॉफिटेबल नहीं होता है। हमारे जो सभी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और ज्वाइंट रहती है। इसके बाद है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये आपका पारिवारिक बिजनेस है। आपने देखा होगा कि कई बिजनेस फैमिलीज होती हैं, उनके यहाँ पे पुश्तैनी बिजनेस चले आ रहे होते हैं। उनकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिसपे वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये एक आपका हिंदू लॉ के अंदर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ बन जाती है, जिसमें परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं। जो उस परिवार का मुखिया होता है, सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है, उसे कर्ता बोला जाता है। ये सभी कर्ता धर्ता होता है, ये पूरा कर्ता धर्ता होता है इस पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, बट बाकी सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे लिमिटेड रहती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तो आपके लोग मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं, कुछ लोग मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं, और वो यहाँ पे अपने जो मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करने वाले हैं। तो हमारे पास अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सकती हैं, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, हाउसिंग सोसाइटीज भी बना ली जाती हैं। तो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैटेगरी में आ जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। इसके बाद आती है आपकी कंपनी, जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोला जाता है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक सेपरेट एंटिटी हमने बना दी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और यहाँ पे इस कंपनी के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट मतलब कि उसमें कुछ लिमिटेड जनों का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक का मतलब, देखो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, पब्लिक का मतलब यहाँ पे सरकारी नहीं है। पब्लिक का मतलब सरकारी नहीं है। पब्लिक का मतलब है कि इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है। जैसे रिलायंस है, इंफोसिस है, ये आपकी पब्लिक कंपनीज है, क्योंकि इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है। इसमें आपकी ओनरशिप और मैनेजमेंट में प्रॉपर सेपरेशन होता है, क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो तो पूरे देश में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। और कंपनी को चलाते हैं वो डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि बहुत सारे शेयर होल्डर से उसे मिल जाते हैं। कंपनी की यहाँ पे जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना अमाउंट उन्होंने प्रॉमिस किया, जितना अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया शेयर्स में, उनकी लायबिलिटी उतनी ही यहाँ पे रहती है। चलिए बात है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ, यानी कि इनको चलाएगा, इनको मैनेज करेगा हमारी गवर्नमेंट। इसके अंदर आपकी तीन तरीके की एंटरप्राइजेस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस।
डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस यहाँ पे आपकी किसी जो सरकारी मिनिस्ट्री है उसी का पार्ट होती है। जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, उसके अंदर जो रेलवे आ रहा है वो एक डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है। तो आपका अलग से किसी मिनिस्ट्री के अंदर ऐसी एंटरप्राइजेस बना दी जाती हैं। इसके बाद है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो हैं वो किसी स्टेट्यूट, किसी कानून के तहत बनाई जाती हैं। जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसका एक अलग से LIC एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर इसे बनाया गया। ऐसी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से कानून पास हुआ था। तो किसी स्पेशल कानून, किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसे बनाया जाता है। इसके बाद आती है गवर्नमेंट कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी जो है ये वो कंपनी है जिसे हम कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अनुसार बना रहे हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 हमें डेफिनेशन देता है गवर्नमेंट कंपनी की कि जिस कंपनी के अंदर 51%, 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास मिलाकर 51% है, तो ऐसी कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जो है वो बन जाती है। अब ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस में थोड़ा सा सरकार का दबदबा रहता है और यहाँ पे आपको कुछ करप्शन, कुछ रेड टेपिज्म, ऐसे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे। मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेशंस भी इन्हें कहा जाता है, जिनके हेडक्वार्टर तो एक कंट्री में बट इनका जो पूरा बिजनेस है वो मल्टीपल कंट्रीज में फैला हुआ है। जैसे कोका कोला रजिस्टर्ड है यूएसए के अंदर, हेडक्वार्टर्ड है यूएसए के अंदर, बट इसका जो काम दाम है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। जिस कंट्री में इसके हेडक्वार्टर होते हैं, जिस कंट्री से ये आ रही है उसे होम कंट्री बोला जाता है, और जिस कंट्री में जाकर ये काम कर रही है उसे होस्ट कंट्री बोला जाता है। जैसे यूएसए यहाँ पे होम कंट्री हो जाएगा कोका कोला का, और इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बी अ होस्ट कंट्री। ऐसी जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं इनके पास बहुत पैसा होता है, इनकी फॉरेन कोलैबोरेशंस होती हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मार्केटिंग अच्छे लेवल की करती हैं, बहुत ज्यादा नेटवर्क सब्सिडरीज का, ब्रांचेस का इनका देखने को मिलता है, इनके मैनेजर्स ट्रेन्ड और प्रोफेशनल होते हैं। तो काफी सारे ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बट कई बार दूसरे देशों में जाकर जैसे इंडिया में आए तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। आपने सुना होगा कोका कोला वगैरह ने इंडिया का पानी का जो लेवल है उसे खराब किया, ऐसी सब चीजें आपने न्यूज में सुनी होंगी। तो कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं इनको लेकर कि हमारा वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है और ये लोग केवल प्रॉफिट कमाने आते हैं, इंडिया को पुरानी टेक्नोलॉजी देते हैं। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज की। तो प्यारे दोस्तों, एक बिजनेस को काम करना है तो उसे बहुत सारी सर्विसेज चाहिए, सुविधाएं चाहिए। जैसे यहाँ पे उसे फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए तो वो बैंक्स की तरफ जाएगा। उसे इंश्योरेंस चाहिए अपने सामान की, प्लांट मशीनरी की, अपने लोगों की, तो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ जाएगा। उसे सामान ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज की तरफ जाएगा। उसे अपने वेंडर, सप्लायर, कस्टमर से इन टच रहना है, रिलेशन बनाना है, उनसे बातचीत करनी है, तो उसे टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपकी बिजनेस सर्विसेज में आ जाती हैं। देखो इनका एम्बिट बहुत बड़ा है, अगर आप इसे पढ़ने लगोगे तो इसमें आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम भी आ जाएगा, आपके अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस भी आ जाएंगे, और आपकी सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट तो आएगा ही आएगा, जो कि थोड़ा सा अब आउटडेटेड लगता है। और अभी जो लेटेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज चल रही है, टेलीकम्युनिकेशन चल रहा है, 4G 5G चल रहा है, वो सब चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इस टॉपिक का दायरा बहुत बड़ा है अगर आप इसे पढ़ने बैठेंगे। अब आते हैं कुछ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की तरफ। तो आजकल तो सारा काम हो रहा है मोबाइल पे, ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो इसीलिए बात आती है ई कॉमर्स और ई बिजनेस की। तो कहा जाता है कि आपका जो ई बिजनेस है इट इज अ वाइडर टर्म। ई बिजनेस बड़ा टर्म है और ई कॉमर्स छोटा है। ई कॉमर्स के अंदर नॉर्मली हम बात करते हैं कि इंटरनेट पे खरीद बेच हो रहा है, बट ई बिजनेस के अंदर ये खरीद बेच, ई कॉमर्स तो आते ही आता है, बट उसके अलावा बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, HRM, तो ये सारी चीजें आपकी ई बिजनेस के दायरे में आ जाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग इंटीग्रेशंस की भी बात की जाती है, इंट्रेक्शंस की बात की जाती है। सबसे पहले बात की जाती है B2B। तो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा है ऑनलाइन तरीके से। B2C, एक बिजनेस अपना सामान ऑनलाइन बेच रहा है कस्टमर्स को। इंट्रा बी, एक ही बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। C2C कॉमर्स यानी कि एक कस्टमर का दूसरे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उसको लिंक कर रहे हैं कस्टमर को दूसरे कस्टमर के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पुरानी किताबें पड़ी हैं, पुराना सामान पड़ा है,
वो आप OLX पे डाल के किसी और कस्टमर को बेच देते हैं, तो आप भी कस्टमर थे, वो भी कस्टमर है, तो ये C2C कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एग्जांपल बन जाएगा। तो अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं ई बिजनेस से जुड़े हुए। ई बिजनेस के अगर बेनिफिट्स या फायदों की बात करें तो बहुत सारे हैं। आपको ऑनलाइन बिजनेस चलाना है तो उसके लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको कोई बहुत बड़ा शोरूम, कोई बहुत प्राइम लोकेशन पे नहीं खोलना। आप जहां आपको सस्ती सी एक कमरा मिल जाए उसमें कंप्यूटर लगाओ और अपना काम शुरू कर दो। कन्वीनियंस है, स्पीड है, आप ग्लोबल रीच आपको मिलती है। आप एक जगह बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में अपना सामान बेच सकते हैं। ई बिजनेस के कुछ लिमिटेशंस, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे यहाँ पे आपका कस्टमर के साथ पर्सनल टच नहीं रहता है। आप यहाँ पे ऑर्डर तो ऑनलाइन ले लेते हैं बट उसे फिजिकली डिलीवर करने में कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है। कई बार रिस्क भी रहता है, देखो ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा रिस्क तो हमेशा रहता है। और कई बार थोड़े से लोग भी रेजिस्ट करते हैं, हेजिटेंट रहते हैं ऑनलाइन मोड्स को अपनाने में। तो ये कुछ लिमिटेशंस बन जाती हैं आपके ई बिजनेस की। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे पास सभी वो फोर्सेस हैं जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं। तो बहुत सारी फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो सारी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ हो सकती हैं स्पेसिफिक फोर्सेस जो कि स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस से जुड़ी है, और कुछ हो सकती हैं जनरल फोर्सेस। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टेशनरी की दुकान खोली, ये भी तो एक बिजनेस ही है। अब इस बिजनेस पे कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट डालेंगी। जैसे मेरे बिजनेस के जो क्लाइंट हैं, जो मेरे बिजनेस पे आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, पेन पेंसिल स्टेशनरी वगैरह खरीदते हैं, तो वो मेरे क्या हो गए? स्पेसिफिक फोर्सेस हो गए। मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मेरे आसपास की दुकानें जो और स्टेशनरी बेच रही हैं, वो मेरे कॉम्पिटिटर्स, वो भी मेरे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, स्पेसिफिकली मुझे इफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जनरल फोर्सेस भी हैं, जैसे आपका जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जनरली आपके एरिया में जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है, वेल ऑफ लोग रहते हैं या फिर इतने ज्यादा वेल ऑफ नहीं रहते। तो ये सारी जनरल फोर्सेस भी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना इतना आसान नहीं है, डायनामिक है, पल पल बदलता रहता है, मल्टी फेसेटेड है, इसके मल्टीपल फेसेस आपको देखने को मिलते हैं। कभी आपको ये थ्रेट की फॉर्म में पता चलता है, कभी आपको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में मिलता है। फार रीचिंग इंपैक्ट, आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका रहता है, और ये रिलेटिव होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपका इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा है तो आपका फ्रांस के भी अंदर भी ऐसा ही होगा। हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है, एक कंट्री में भी अलग अलग एरियाज में अलग अलग हो सकता है। अब सवाल उठता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिजनेस एनवायरनमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मदद करता है हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पकड़ने में। हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हमें ग्रो करना है। काफी कुछ सीखने को मिलता है एनवायरनमेंट से, अपने कंपटीशन को हम बीट कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी चेंजेस जो आ रहे हैं फ्यूचर में उनको हम ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, और उनके अंदर हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हैं। देखो हमारा जो बिजनेस है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बिजनेस को एनवायरनमेंट से इनपुट मिलता है। जैसे हम एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल लेते हैं, लोग आके काम कर रहे हैं बिजनेस में, पैसा लग रहा है एनवायरनमेंट से बिजनेस के अंदर। और बिजनेस जो है अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को आउटपुट भी देता है, प्रोडक्ट बनाकर देता है, सर्विसेज देता है लोगों को। सो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हमें समझना है कि कौन से चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, ताकि हम ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करवा सकें। अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स भी हैं। जैसे आपके पास है क्वेस्ट, विच इज क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। इसके अलावा है ई टॉप, एनवायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, जिसके अंदर आप अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स को क्लासिफाई करते हो, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल, और इन सब के अंदर अपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और मॉडल है, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल। ये माइकल पॉटर का मॉडल है, और उन्होंने 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की बात की है जो कि किसी भी इंडस्ट्री को इफेक्ट करती हैं। कौन सी फोर्सेस हैं ये? एक तो है इंडस्ट्री राइवलरी, थ्रेट ऑफ एंट्री, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स एंड सप्लायर्स, एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो उन्होंने कहा कि अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, हाई प्रॉफिट्स वाली इंडस्ट्री वो होगी जहां पे हाई बैरियर्स हैं एंट्री के, वीक बार्गेनिंग पावर है आपके सप्लायर्स की और बायर्स की, आपके केवल फ्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और कंपटीशन आपका जो है कम है, लो है। चलिए बात करते हैं
कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जैसे अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हुआ, उस स्टेशनरी की दुकान के अंदर जो एम्प्लॉइज का वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, दे आर ऑल इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारी दुकान के अंदर है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये आपकी दुकान के बाहर है, बट इसके अंदर आपके दो कंपोनेंट्स आएंगे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट वो है जो कि आपकी दुकान के बाहर तो है बट आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, जैसे आपकी दुकान के कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, आपकी फंक्शनिंग को डेली बेसिस पे इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को ही इफेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम मैक्रो एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं। तो वो हम पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं, बाकियों पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, ग्लोबल हैं, कल्चरल हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। इनके बारे में आपसे आगे डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट यूजफुल टेक्निक हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस की है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो यहां पे हम स्वॉट एनालिसिस में देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारी R&D स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अवर स्ट्रेंथ। वीकनेस हमारी क्या हो सकती है, हम केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उसकी मार्केट चली गई तो हमारी पूरी बिजनेस ही बंद हो जाएगी, सो दिस इज अवर वीकनेस। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हमारे प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया, ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। तो स्वॉट एनालिसिस से हम अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए बातें हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मेनली हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट की। जैसे हमारे पास है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जुड़ा है हमारे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से, हमारी पॉपुलेशन का साइज कैसा है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एथनिक मिक्स कैसा है, कैसे रिलीजन के लोग रहते हैं, कौन से कल्चर सिस्टम को फॉलो करते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसा है, सेक्स रेशियो कैसी है, एज प्रोफाइल कैसा है, बूढ़े रहते हैं कि जवान रहते हैं। तो पॉपुलेशन से जुड़ी सारी चीजें जो है ना वो इस डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं, तो इसे ध्यान में रखना होता है किसी भी बिजनेस को। इसके बाद है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है आपका जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री के अंदर, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन कैसा है, इनकम लेवल कैसे हैं, प्राइसेस कैसे हैं, सेविंग्स कैसे हैं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसी है। तो ये सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। इसको मेनली हम तीन में क्लासिफाई करके समझते हैं। पहला है इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, क्या आप कैपिटलिज्म में विश्वास करते हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आप पावर देते हैं, सोशलिज्म में बिलीव करते हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा आप पावर देते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स आपके जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स, आपके इंटरेस्ट रेट, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट डालने वाला है बिजनेस को। इसके अंदर आपकी क्या चीजें आएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, आपकी रूलिंग पार्टी जो है वो किन बातों में मानती है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या कानून बने हुए हैं, ये सब लीगल एनवायरनमेंट में आएंगे। जैसे बहुत से कानून है जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपके लेबर लॉज हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट डाल रहे हैं। ये सभी लीगल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद है जी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ये जुड़ा है हमारी सोसाइटी के साथ। हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या उनका बिलीफ सिस्टम है, किन चीजों में वो मानते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजी तो बिजनेस से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है।
पहले के जमाने में कंप्यूटर कहाँ होते थे, बट आजकल सारा काम कंप्यूटर पे और अब तो सारा काम मोबाइल पे होने लगा है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, बिजनेस को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट, आजकल हमारे जो बिजनेसेस है ना, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। कोई भी आपकी घटना घट रही है ग्लोब में कहीं भी, वर्ल्ड में कहीं भी, हमारे बिजनेस को इफेक्ट डाल देती है। आपने सुना होगा कि सीरिया में अटैक हुआ और इंडिया की स्टॉक मार्केट गिर गई। तो सारी चीजें जो है ना आजकल इंटरलिंक्ड हो गई हैं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर डालता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस की एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है यहां पे, जो कि है पेसल एनालिसिस। पेसल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस। तो पेसल एनालिसिस की टेक्निक के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं, बट ये पेसल एनालिसिस जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट। जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, उसको एनालाइज करने की एक यूजफुल टेक्निक है। चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर हमें स्पेसिफिकली एक लॉ कवर अप करना है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दे दी है। इससे पहले हमारे पास था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बट अब नया लॉ जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके की हाइलाइट्स की एरियाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो मेन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन्स को भी कवर अप कर लिया। अब ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स का भी प्रोविजन यहाँ पे डाल दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस थी उनको एक्सटेंड किया है। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई है। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो अगर हम कंपेयर करें 1986 और 2019 वाले लॉ को, तो एम्बिट अब हमारा जो है वाइड हो चुका है। नए एक्ट के अंदर कुछ नई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी ऐड कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट भी आ गया है। देखो यहाँ पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट से आपको कोई नुकसान हो रहा है, वो प्रोडक्ट आपके लिए डेंजरस है, तो फिर आप जो है उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेलर से। इससे पहले आपको कंपनसेशन क्लेम करने के लिए सिविल कोर्ट वगैरह के धक्के भी खाने पड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको बनाने की बात की गई है कि दिल्ली में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। काफी सारी पावर्स उसे दी जाएंगी। उसका एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा और वो यहाँ पे अपनी सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशंस भी कर पाएगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर काफी ज्यादा इंफोसिस किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स पे भी फोकस किया गया है। मीडिएशन से जुड़े प्रोविजंस बना रखे हैं कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसे हम मीडिएशन से भी अब सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कंज्यूमर के मीनिंग की अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर का मतलब है वो पर्सन जिसने कोई गुड्स और सर्विसेज को खरीदा पैसे देकर। बट इस डेफिनेशन में वो पर्सन नहीं आएगा जिसने कुछ सामान खरीदा कमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे आपने कुछ सामान खरीदा आगे फर्दर बेचने के लिए, तो वो आप इस केस में कवर अप नहीं होंगे। बट अगर हाँ आप उसे अपना लाइवलीहुड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो फिर आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में यहां पे कवर अप हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कंज्यूमर के 6 राइट्स की बात भी यहां पे कर रखी है। कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, जैसे राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द हैजार्डस प्रोडक्ट्स, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट टू बी अश्योर्ड कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ही मिल रहा है, राइट टू बी हर्ड, आपको अपनी बात कहने का हक भी होना चाहिए अप्रोप्रिएट फॉरम पे, राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जस्टिस भी सीख कर सकते हैं। और इसके साथ साथ है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस।
तो प्यारे दोस्तों, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके रिड्रेसल के लिए अलग अलग लेवल्स पे कमीशन बनाई हुई हैं। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमीशन है, स्टेट लेवल पे कमीशन है, नेशनल लेवल पे भी कमीशन बनाई है। तो आप कौन सी कमीशन को अप्रोच करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके क्वांटम वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो अगर आपका डिस्प्यूट है अप टू 50 लाख तो आप अप्रोच करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। अगर आपका डिस्प्यूट 50 लाख से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो आप स्टेट पे जाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल कमीशन पे चले जाएंगे। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो अपील के थ्रू भी स्टेट पे, नेशनल पे आप जा सकते हैं। और अगर आप नेशनल के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फर्दर अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। देखो, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो कंज्यूमर तो उसे फाइल कर ही सकता है, कंज्यूमर के साथ जुड़े हुए लोग भी फाइल कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमर के लीगल हेयर हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन है, और कई बार तो सरकार जो है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कंज्यूमर ही फाइल करे, उससे जुड़े हुए लोग भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और देखो, इस एक्ट के अंदर नया एक्ट है तो ऑफेंसेस और पेनल्टीज को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोविजन डाल रखे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहा है, कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया जिससे उसे नुकसान हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो काफी हैवी फाइन्स और पेनल्टीज और इंप्रिजनमेंट तक के प्रोविजन इस लॉ में डाले गए हैं। और अगर आप किसी ऑफेंस को दोबारा से रिपीट करते हैं तो फिर आपकी जो पेनल्टी है वो भी और ज्यादा यहां पे बताई गई है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर की। सीएसआर बेसिकली हमारा ये कंसेप्ट है जो कि हमारी कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि हमारी जो कंपनीज है उनकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और अगर बात करते हैं कंपोनेंट्स की तो इसके अंदर हमारे पास इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, यानी कि हमें अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर रिटर्न कमा कर देनी है। इसके अलावा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हमें सभी लॉस को कंप्लाई करना है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हमें एथिकली कुछ गलत नहीं करना, जो भी हमारी एथिकल और मॉरल ऑब्लिगेशन है उन्हें सही से पूरा करना है। और हमारी है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमें डोनेशंस भी करनी है, अपने एम्प्लॉइज का भी ख्याल रखना है, एजुकेशनल फैसिलिटीज की तरफ भी ध्यान देना है। तो फिलैंथ्रोपी, चैरिटी वाला काम भी हमें करना है। तो सर, सीएसआर को कंप्लाई करना क्या केवल एक लीगल फॉर्मेलिटी है या फिर इसके कंपनी को भी कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं? देखो, कंपनी को भी इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। कैसे कंपनी को बेनिफिट हो जाते हैं? कंपनी की यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी ब्रांड इमेज और रेपुटेशन बन जाती है। गवर्नमेंट को भी लगता है ये कंपनी सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो उसके कंट्रोल्स, रेगुलेशंस उस कंपनी के लिए कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो जाएगी, कंपनी की लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, कस्टमर्स लॉयल रहेंगे, एम्प्लॉइज भी लॉयल रहेंगे। तो काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे सीएसआर के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, वो कुछ कंपनीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा है कि उन्हें तो सीएसआर पूरा करना ही करना है, सीएसआर पे पैसे खर्चने ही खर्चने हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 135 हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, वो हमें कहता है कि हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट्स का कम से कम 2% जो है ना, वो सीएसआर एक्टिविटीज में लगाना है। सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी होगी, इसकी लिस्ट भी हमें दे रखी है शेड्यूल 7 के अंदर। शेड्यूल 7 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंदर पूरी लिस्ट भी हमें यहाँ पे दे रखी है। तो कंपनी को क्या करना है, अपनी सीएसआर पे स्पेंडिंग करनी है एज पर दी एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। अगर कंपनी नहीं करेगी तो पेनल्टी के प्रोविजन भी यहाँ पे लगा रखे हैं, हैवी पेनल्टीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं। कंपनी के ऑफिसर पे और कंपनी पे यहाँ पे पेनल्टी लेवी हो जाएगी। तो आइए जी, अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। तो एथिक्स जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस, जो कि डिनोट करता है अ पर्सन्स फंडामेंटल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइफ। हम सब लोगों की लाइफ को लेकर ओरिएंटेशन होती है, हम किस तरीके से लाइफ को देख रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे एथिक्स हैं। तो एथिक्स जो है हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी हो जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि एक बिजनेस को एथिकल होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे गांधी जी ने भी बिजनेस को बताया कि वो सोसाइटी का ट्रस्टी है। सोसाइटी ने जो भी रिसोर्सेज बिजनेस को दिए हैं, उसे सोसाइटी के बेहतरी के लिए ही बिजनेसमैन को इस्तेमाल करना है। इसे ट्रस्टीशिप थ्योरी बाय गांधी जी बोला जाता है। तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज और डिसीजंस को। जहां पे बिजनेस को डिसीजन लेना है, राइट और रॉन्ग में डिसाइड करना है, तो वहां पे एथिक्स का कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे बिजनेस को डिसाइड करना है कि अभी वो बहुत ही छोटे समय में प्रॉफिट कमाने के लिए इंफीरियर सामान लोगों को दे सकता है,
बट यहाँ पे बिजनेस को ये भी देखना होगा कि अगर उसे लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो लोगों को अच्छा सामान ही देना चाहिए। तो उसे डिसाइड करना है कि कौन सी ऑल्टरनेटिव मेरे लिए बेस्ट रहने वाली है, और यहीं पे आपके एथिक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं उसकी मदद करेंगे। अगर बात करें फीचर्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स की, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करता है कि एक बिजनेस को कैसे अपना एक बिजनेसमैन को कैसे अपना बिजनेस कंडक्ट करना है। मॉरल और सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो कि इमोरल हो, सोसाइटी के अगेंस्ट हो। हमारे जो सोसाइटी के सोशल ग्रुप्स हैं उनकी भी यहाँ पे प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि एक बिजनेस जो है सोसाइटी के जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे पिछड़े वर्ग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनका ख्याल भी बिजनेस को रखकर चलना है। और एक हमारे बिजनेस को बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाता है। ये वॉलंटरी होते हैं एथिक्स। देखो जी, लॉ को कंप्लाई करना आपके लिए जरूरी होता है, बट एथिक्स को कंप्लाई करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर है। इट इज वॉलंटरी ऑन योर पार्ट। एक बिजनेस को एजुकेट कराना होगा एथिक्स के बारे में, और यहाँ पे एथिक्स जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि हर एक बिजनेस के एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भी ये एथिक्स आपके बदल सकते हैं। अगर बात करें स्टेजेस ऑफ एथिकल कॉन्शियसनेस, तो हमारे बिजनेसेस में धीरे धीरे एथिकल कॉन्शियसनेस आई है। सबसे पहले तो लॉ ऑफ जंगल हुआ करता था कि जो ज्यादा पावरफुल है बस उसने जो कह दिया वही चलेगा। इसके बाद आया एनीथिंग फॉर प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद आया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कि एक बिजनेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे मैक्सिमाइज करेगा। इसके बाद आया लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कि एक बिजनेस को फोकस करना है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने के ऊपर। और इसके बाद हमारा है स्टेक होल्डर कंसेप्ट, कि एक बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, सबको ध्यान में रखकर चलना है बिजनेस को। और इसके बाद आया कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी एक सिटीजन है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेलो सिटीजन्स का ध्यान रखना। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी यहाँ पे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद रखा गया है। चलिए, अगर बात करें सोर्सेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि उसे कैसे एथिकली काम करना है। उसे सोसाइटी के नॉर्म्स को देखकर पता चलेगा, उसे कॉम्पिटिटर्स को देखकर पता चलेगा, उसे लॉज वगैरह को पढ़कर पता चलेगा। कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो कि कुछ बनाए गए हैं, उनको देखकर पता चल सकता है। रिलीजन को देखकर पता चल सकता है, सोसाइटी के कल्चर को देखकर पता चल सकता है कि कैसे एथिकली बिजनेस किया जाएगा। और यहां पे हमारे पास कंसेप्ट है एथिकल डेलिमा। तो एथिकल डेलिमा बेसिकली हमारे पास क्या है, आपको कई बार दो ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कई बार दुविधा में फंस जाते हो, कौन सा मैं चूज करूं। तो उसको डिसाइड करने के लिए आपके पास कुछ एथिकल थ्योरीज हैं। तो जैसे आपको डिसाइड करना है, आपने एक चोर को देखा, भाई वो चोरी कर रहा है। वो चोरी किससे कर रहा है? एक बहुत ही करप्ट इंसान है, जो कि बहुत काला धन उसने जमा किया हुआ है। आपने देखा कि एक पर्सन है, वो उससे चोरी कर रहा है, और ये पर्सन जो चोरी कर रहा है ना, ये चोरी करके सामान गरीबों में बांट देता है। तो बताइए, आप इस चोरी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये सही है या गलत है? दो थ्योरीज हैं। एक तो कहती है डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, बेस्ड है ड्यूटी के ऊपर। तो ये कहती है कि जो भी एक्ट है वो इनहेरेंटली गुड या बैड होते हैं। जैसे चोरी करना हमेशा बुरी बात है, चाहे इंटेंशन हमारी जो है, चाहे हमारा अल्टीमेट पर्पस जो है वो कुछ और रहा हो, बट यहां पे हमने की तो चोरी है ना, ड्यूटी पे बेस्ड है ये कि ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो इसीलिए यहां पे हम कहेंगे कि जो चोरी करना है वो गलत है। इसके ऑपोजिट हमारे पास टीलियोलॉजिकल एथिकल थ्योरीज हैं, जो कि एंड्स और कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड हैं। ये आपको कहती हैं कि अगर किसी काम का नतीजा अच्छा होने वाला है, एंड या कॉन्सिक्वेंस अच्छा होने वाला है, तो आपका वो एक्ट जस्टिफाइड है, चाहे वो चोरी ही क्यों ना हो। तो यहां पे आप अपनी चोरी को जस्टिफाई कर लेंगे। तो आइए जी बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है जी? मैनेजमेंट एक नाउन भी है, यानी कि एक बेसिकली ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को डिनोट करता है। हम अगर कुछ मैनेजर्स खड़े हैं तो ये कह देते हैं ना, देखो जी कंपनी की मैनेजमेंट खड़ी है। एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है, इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह। एक डिसिप्लिन भी है, मैनेजमेंट एक पढ़ाई का सब्जेक्ट भी है। आप भी अपना एग्जामिनेशन जो है, या फिर आप भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे हो सकता है मैनेजमेंट पढ़कर आए हो, बीबीए एमबीए आपने किया हो, तो मैनेजमेंट एक आपका सब्जेक्ट भी है। देखो मैनेजमेंट जो है ना, वो साइंस भी है। साइंस मतलब इसकी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसकी थ्योरीज बनी हुई है अलग अलग। आर्ट भी है, एक मैनेजर को खुद से जो हमारी डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको खुद से अप्लाई करना होता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो मैनेजमेंट एक कला भी है, और एक प्रोफेशन भी है, यानी कि एक इसकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बनी हुई है। मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को प्रोफेशनल्स भी बोला
जाता है। अगर बात करें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर हमारा मकसद है कि लोगों से हमें काम कराना है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलती जाएगी, एक ग्रुप एक्टिविटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है, यानी कि मैनेजमेंट को मल्टीपल डिसिप्लिन इफेक्ट कर रहे हैं, आपके साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे इस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, सिचुएशनल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट हमें चाहिए कि एक बिजनेस जो है उसको हमें बेहतर बनाना है, उसके गोल्स को अचीव करना है। जो हमारे मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको पॉट्स क्रॉप से डिनोट किया जा सकता है। इसके अंदर आपके आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। यहां पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे पास निकल कर आता है कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एक टर्म हमारी होती है कॉपरेशन वाली। तो कॉपरेशन बेसिकली आपका एक इनफॉर्मल टर्म है, ये बेसिकली हमारा वॉलंटरी एफर्ट है इंडिविजुअल्स का कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके वो काम कर रहे हैं। अगर बात करें रोल ऑफ मैनेजर्स की, तो मिंट्सबर्ग ने हमें ये 3 रूल्स बताए हैं, इंटरपर्सनल रूल्स, इंफॉर्मेशनल रूल्स और डिसीजन रूल्स। और इनके अंदर फर्दर जो है रूल्स बता रखे हैं, टोटल 10 रूल्स हैं और 3 मेजर रूल्स हैं हमारे। इंटरपर्सनल के अंदर आपके फिगर हेड, लीडर और लाइसन के रूल्स आते हैं। इंफॉर्मेशनल के अंदर आपके मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन के रोल आते हैं। और डिसीजन रूल्स के अंदर आपके एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर वाले रोल यहां पे आ जाते हैं। इसके अलावा जी हमारे 3 मैनेजरियल स्किल्स की बात करी है रॉबर्ट कार्ट्स ने। उन्होंने कहा कि आपके 3 मैनेजरियल स्किल्स हैं। कौन से? टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो ज्यादा लो लेवल वाले मैनेजर्स को चाहिए होते हैं, ह्यूमन वाले स्किल्स सभी मैनेजर्स को चाहिए, और कंसेप्चुअल वाले जो स्किल है ना वो ज्यादा टॉप लेवल पे रिक्वायर्ड रहते हैं, ऐसा बताया गया है। तो चलिए एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज का। तो जो हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज है उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? पहले तो हमारे पास है जी क्लासिकल थ्योरीज, पुरानी पुरानी वाली थ्योरीज। इसके अंदर आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो उन्होंने साइंटिफिकली वर्क को एनालाइज किया और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बाय हेनरी फ्योल। तो इन्होंने बेसिकली जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करी और इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही फेमस हैं। हमारे पास ये प्रिंसिपल्स हैं: डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे है, सबऑर्डिनेट है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सुपीरियर है, वो उसके ऊपर आता है। रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्किलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डी कॉप्स, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसके अलावा जी हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारी जो है वो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी अप्लाई करती है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ नई थ्योरीज आई, नियो क्लासिकल थ्योरीज। नियो क्लासिकल थ्योरी ने ना ह्यूमन एलिमेंट पे फोकस करना स्टार्ट किया, ह्यूमन रिलेशंस को देखना शुरू किया। और इस अप्रोच जो हमारी ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, इसके फादर माना जाता है एल्टन मायो को, जिन्होंने स्टडी किया था हमारे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक का हॉथॉर्न प्लांट जो है वहां पे अपनी स्टडीज कंडक्ट की 1920s 30s के अंदर, और उसके बेसिस पे उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट का इंपॉर्टेंस हमें समझाया। इसके बाद आती हैं जी हमारी मॉडर्न नए जमाने की थ्योरीज। इसके अंदर एक आती है आपके सिस्टम अप्रोच। मैनेजमेंट एक सिस्टम की तरह है, इसके अंदर इनपुट होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट निकल कर आएगा। सभी पार्ट्स का प्रॉपर काम करना जरूरी है, नहीं तो आपकी मैनेजमेंट यहां पे फ्लॉप हो जाएगी। कॉन्टिंजेंसी थ्योरी कहती है कि आपकी जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, स्टाइल्स हैं, ये डिपेंड करेगी सिचुएशन टू सिचुएशन, इट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन द सिचुएशन। तो ये है जी हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरीज। तो चलिए बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में डिसाइड कर लेना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो अपना फ्यूचर कोर्स आज ही आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। इसके फीचर्स हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लान बनाने में दिमाग लगता है, प्राइमरी फंक्शन है, प्लान बनाओगे तभी आगे का काम चलेगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूसली प्लान्स बनाते रहने पड़ेंगे। परवेसिव फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको प्लान्स बनाने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की कि यहाँ पे लोगों को अवेयर कराता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्लान बनाएंगे तो हमारे ऑपरेशंस के अंदर इकोनॉमी आएगी, वेस्टेज काम से कम होगी।
प्लान बनेंगे तभी आप कंट्रोल लगा पाएंगे, अगर प्लान ही नहीं होगा, स्टैंडर्ड ही नहीं सेट होंगे, फिर कंट्रोल आपका यूजलेस हो जाएगा। प्रोवाइड फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर के हम यहाँ पे आज ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, थोड़ा सा आज ही उसके बारे में तैयार रहने की कोशिश करते हैं। और प्लान्स बनाने से हमारे जो सभी फंक्शंस है उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे प्लान बनाते हैं तो कुछ अजम्पशन लेकर हम बनाते हैं कि फ्यूचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है या ऐसा रहने वाला है, बट एनवायरनमेंट तो आप जानते हैं डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, इसीलिए हो सकता है कि हमारे प्लान्स जैसे हमने बनाए थे वैसे एग्जीक्यूट ना हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। जैसे आपने प्लान तो बनाया बहुत बढ़िया, बट प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो लेबर का सहयोग भी चाहिए, बट आपका जो लेबर यूनियन है वो उसमें सपोर्ट नहीं कर रही। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्लान बनाने से ना ऐसा लगता है कि बस लड़ाई जीत ली, आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लिया तो आपको लगता है बस सब काम हो गया। मेन लड़ाई तो है कि आप क्या करें, आप अपना जो टाइम टेबल है उसे एग्जीक्यूट करें, तो इट गिव्स फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। प्लान बनाने में क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं? सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव्स जो है वो तय करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को क्लियर करना। फिर आप बनाते हैं कुछ प्रेमाइसिस, कुछ एजम्पशंस जो हैं वो आप लेकर चलते हैं। आप एजम्पशंस लेकर चलते हैं कि एग्जाम तब होने वाला है और कितना टाइम आपके पास अवेलेबल होने वाला है, तो कुछ एजम्पशंस आप लेकर चलते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करते हैं कि मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है, ट्यूशन से पढ़ूं, खुद से पढ़ूं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं और फिर फाइनली अपना एक ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर जो भी ऑल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट किया उसको एग्जीक्यूट करने पे आपको काम करना तो है, एग्जीक्यूट वाला काम तो बाद में होगा। फिलहाल आप ये देखेंगे कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और कोई प्लान्स बनाने की जरूरत तो नहीं है। आपने कहा जी मैं तो ट्यूशन जाया करूंगा, अब ट्यूशन जाना है आपको आपके घर से 1 घंटा दूर, उसके लिए आपको मोड ऑफ कन्वेंस चाहिए, उसकी प्लानिंग भी आज ही करनी होगी। और इसके अलावा आपको कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने इंप्लॉइज की, और आपकी ट्यूशन के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर आपके घर वालों की, आपके दोस्तों की। और रेगुलर फॉलोअप भी करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली वैल्यूएट भी करना पड़ेगा कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर भी पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा। अगर बात करें हायरार्की ऑफ प्लान्स की, तो सबसे ऊपर आती है आपकी विजन। तो आपकी विजन हो सकती है कि मुझे एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म बिजनेस सेटअप करना है, और आप इस विजन को अचीव कैसे करने वाले हैं उसकी आप एक जनरल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपका मिशन होगा। आपका मिशन हो सकता है कि मैं लोगों को यूनिक हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स देने वाला हूं, और फिर इस मिशन को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी, गोल वगैरह आप बनाने वाले हैं। जैसे आपका गोल हो सकता है मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस, ये आपका गोल हो सकता है। तो गोल भी बेसिकली एक जनरल स्टेटमेंट ही हमारी रहती है, और इस जनरल स्टेटमेंट को हम स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल टर्म्स में लेकर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कस्टमर वेलफेयर आपको प्रमोट करना है, आपका गोल है, तो आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को कम करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट कमाना है तो आपका मोटिव ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मुझे 10% प्रॉफिट में इंक्रीज चाहिए हर साल, या मेरे को इतना आरओआई चाहिए, 10% आरओआई चाहिए। तो एक आप क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव यहां पे बनाएंगे, और फिर उसे अकम्प्लिश करने का एक एक्शन प्लान भी यहां पे आप तैयार करेंगे कि आपको कॉस्ट कम करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लो कॉस्ट सप्लायर्स जो हैं, सस्ते सप्लायर्स को ढूंढेंगे। ये आपका एक्शन प्लान रहेगा। इसके अलावा आप बनाते हैं अपनी पॉलिसीज को। पॉलिसीज बेसिकली हमारे पास वो लिमिट्स होती हैं जिसके अंदर हमें अपना डिसीजन लेना होता है। रिटर्न हो सकती हैं, वर्बल भी हो सकती हैं। तो पॉलिसीज काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जा सकती हैं। जैसे प्रमोशन को लेकर पॉलिसी बनाई जा सकती है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर आपको बताते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है। तो काफी सारी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली हैं। अगर एक इंडिविजुअल को प्रमोट ही करना है तो उसमें भी अलग अलग एक्टिविटीज आपकी रहने वाली हैं। कैसे एक इंडिविजुअल को प्रमोट करने का प्रोसीजर रहेगा, तरीका रहेगा, वो हमारा प्रोसीजर बताएगा। और इसके बाद हमारा होगा मेथड। जैसे आपका प्रोसीजर जो है बात करता है कि हम पहले सीनियोरिटी देखेंगे, फिर कैपेबिलिटी देखेंगे। तो हमें सीनियोरिटी देखनी है तो सीनियोरिटी देखने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो किस तरीके से हमें अपनी सीनियोरिटी देखनी है, क्या मेथड रहने वाला है। और इसके अलावा हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बनाए होते हैं कि इस एरिया के अंदर स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, तो प्रॉपर रूल्स बने होते हैं। तो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्लान्स। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एमबीओ का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये कंसेप्ट जुड़ा है पीटर ड्रकर से, जिन्होंने इसकी बात अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में करी थी। और ये कंसेप्ट हमें बताता है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो यहां पे दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंशियल रहता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में।
तो चलिए आइए बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या काम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाला है। जो मिलते जुलते काम है उनको आपस में आप ग्रुप करें और फिर डिफाइन करें कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करने वाला है, किस पोजीशन वाला पर्सन कौन सा काम करने वाला है, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले हैं। तो बेसिकली आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं ये रफ सा बना रहा हूं। तो ऐसा बेसिकली एक स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो स्टेप्स क्या है, आप काम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाएंगे, ड्यूटी सेट करेंगे, कौन से पोजीशन वाले को कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और किसको उस पर्सन को आगे रिपोर्ट करना है, मतलब कौन सा बॉस हमारा रहने वाला है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट तो हमारे पास है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही आसान है। ये लाइन बन गई, एक दूसरे को रिपोर्टिंग, यहाँ पे सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की रिपोर्टिंग चल रही है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इन लाइन जो आपके पर्संस हैं तो उनके साथ कुछ स्टाफ स्पेशलिस्ट आप अटैच कर देते हैं उनकी असिस्टेंस के लिए। इसके बाद है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, आप फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेन फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन एक फंक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका R&D है। तो इनके बेसिस पे आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसके बाद है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिविजन्स में बांटते हैं एज पर द मेजर प्रोडक्ट्स जो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे आप 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग डिवीजन आप बना देते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में से स्पेशलिस्ट को पिक करते हैं, स्पेशलिस्ट को ड्रॉ करते हैं आप प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो हमारे पास हमने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बना दिए, बस वही नॉर्मली काम चल रहा है। बट अगर कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में हम अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में से उठाकर स्पेशलिस्ट को डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमने बेसिकली अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया। अब यहां पे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी काम करेंगे, फंक्शनल मैनेजर्स भी काम करेंगे और एक पर्सन को दोनों से ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पे रह सकती है। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा और ज्यादा कंक्रीट शेप दे दी यहां पे। इसके बाद है हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बने हैं वो फॉर्मल है। इसके अलावा जो दोस्ती यारी प्यार व्यार है वो सारा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ, बट वैसे ही ये ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। तो आइए बात करते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की। तो अथॉरिटी तो बहुत ही सिंपल है, अथॉरिटी किसी के पास है तो उसके पास पावर है कि सामने वाले को ऑर्डर दे सकता है, उससे अपना काम करवा सकता है। तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, आप नीचे वाले को अपना ऑर्डर देने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अब जो नीचे आपके पर्सन है, जो एक बॉस का सबऑर्डिनेट है, बॉस के नीचे जो एम्प्लॉय है, अब यहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसे क्या करना है, कोई काम परफॉर्म करना है। बॉस ने उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेवारी दी है, तो वो काम उसे करना पड़ेगा। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो कुछ अथॉरिटी भी उसे देनी पड़ती है। और ये कंसेप्ट हमारा होता है डेलीगेशन का, कि आप अपने नीचे वाले पर्सन को कुछ अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट यहां पे कर रहे हैं। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। अगर काम सही से नहीं हुआ तो आपकी जवाबदेही है आपके सुपीरियर के प्रति। तो आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी और आपने काम नहीं किया, तो इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आपको वो काम करना था और उसके लिए आपको फॉर्मली रिपोर्ट करना होगा अपने सुपीरियर को। और डेलीगेशन तो आपको भी ऑलरेडी हमने बताया कि आप अपनी जो पावर्स हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं ताकि आप इफेक्टिव रिजल्ट्स को अटेन कर सकें। सारा काम एक पर्सन नहीं कर सकता, इसीलिए नीचे डेलीगेशन करनी पड़ती है अथॉरिटी की पावर की। अब है जी बैरियर्स टू डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में क्या बैरियर्स आ जाते हैं, एक पर्सन को पावर डेलीगेट करने में क्या दिक्कत हो सकती है, उसे लगता है कि भाई अगर मैंने डेलीगेट कर दी तो मेरी पावर लॉस हो जाएगी। अगर उस वो पर्सन ठीक से लोगों को डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्शन नहीं दे सकता, तो फिर एक दिक्कत आ जाएगी। कई बार कुछ पर्सनल एटीट्यूड भी होते हैं, पर्सनली कोई पर्सन हमें नहीं अच्छा लगता, हमारी अपनी ईगो है, हम दूसरे वाले को पावर नहीं देना चाहते, तो दे ऑल्सो बिकम बैरियर्स। अब एक कंसेप्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी जो पावर है
वो टॉप मैनेजमेंट ने अपने पास रखी हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पावर है, अथॉरिटी है, वो अलग अलग लेवल्स में बांट दी गई है। तो आपको दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिल सकते हैं, जहां पे छोटी छोटी चीज के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़े, और एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है जहां पे बड़े बड़े काम भी नीचे वाले लोग खुद ही कर लेते हैं, और आपको इनका बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक पर्सन कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो कौन से फैक्टर्स हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट करने वाले हैं? तो हमारे मैनेजर की क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज, काम का नेचर, कैसा काम है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज्यादा लोगों को आप मैनेज कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्लैरिटी ऑफ प्लान्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर क्लैरिटी है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। टाइम अवेलेबल फॉर सबऑर्डिनेट्स, टाइम है तो ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकते हो। तो ये आपके फैक्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग से अगला फंक्शन होता है हमारा स्टाफिंग फंक्शन, जो कि डील करता है ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट से। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि ये सारा काम संभालता है। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उसके दायरे में रिक्रूटमेंट का काम आता है, जॉब एनालिसिस का काम आता है जिसके बेसिस पे जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह तैयार की जाती है, कंपनसेशन का काम आता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का काम भी आता है, लेबर रिलेशंस का काम भी आता है, जो आपके एम्प्लॉयज की ग्रीवेंसेस है उनको समझने का, संभालने का काम आता है, सोशल सिक्योरिटी ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अभी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि हम ढूंढने वाले हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले हैं वो कहां पे छुपे बैठे हैं, और उनको इंकरेज करेंगे कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। क्या फीचर्स हैं रिक्रूटमेंट के? देखो जी, रिक्रूटमेंट बेसिकली एक सर्चिंग एंड अट्रैक्शन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कौन कौन से लोग हमारे लिए सूटेबल रहने वाले हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ यहाँ पे अप्लाई करो, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आ जाओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे किसको रखना किसको नहीं रखना, आप यहाँ पे लोगों को सिर्फ सर्च और अट्रैक्ट कर रहे हो। इट इज अ प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे। बिल्कुल स्टेप्स हैं जी, आप यहां पे देख सकते हैं स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है प्लानिंग। आप रिक्रूटमेंट करनी है तो पहले प्रॉपर आप प्लान तैयार करेंगे कि कैसे आपको रिक्रूटमेंट करनी है, क्या क्या चीजें आपको, कितने लोग एम्प्लॉइज आपको रिक्रूट करने हैं, तो पहले प्रॉपर प्लानिंग चलेगी। फिर कैसे आपको रिक्रूटमेंट करनी है उसकी स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, हायर करने हैं, कौन से एरिया से करने हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी डेवलप होगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी तलाश शुरू होगी, सर्चिंग आपकी शुरू हो जाएगी। और जो आप सर्च करेंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, तो उनकी एक बार आप ऊपर ऊपर से स्क्रीनिंग कर डालेंगे कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत ही बेकार, बहुत ही इररिलेवेंट सी कोई एप्लीकेशन आ गई हो, तो उसको बाहर रख देंगे, साइड पे कर देंगे। और फिर इस पूरे प्रोसेस को आप इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कहीं रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो वो आप कर देंगे। रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी, ये एक लिंकिंग एक्टिविटी है, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ता है। परवेसिव फंक्शन है, यानी कि सभी लेवल्स पे लोगों की रिक्वायरमेंट है तो सभी लेवल्स पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, तो कुछ तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि कंपनी की अपनी पॉलिसीज और कंपनी की अपनी प्रैक्टिसेस, कंपनी की इमेज क्या है, कैसी उसकी इमेज है, क्या सैलरी वगैरह वो देना चाहती है, क्या वर्किंग कंडीशंस है कंपनी के अंदर, तो ये सारी चीजें उसकी रिक्रूटमेंट पे इफेक्ट डालेंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ट्रेड यूनियन की कोई रिस्ट्रिक्शंस है, उनकी कोई मांगे हैं वो पूरी करनी होगी, लेबर मार्केट की क्या कंडीशंस है, क्या कानून है, क्या लॉज हैं, और क्या जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपके रिक्रूटमेंट पे अफेक्ट डालने वाली हैं। अगर बात करें खर्चों की, रिक्रूटमेंट ना एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या क्या खर्चे आप करोगे, जो आपके रिक्रूटर हैं उनको सैलरी देनी है तो वो एक आपका खर्चा है, एडवर्टीजमेंट निकालोगे उसका खर्चा आएगा, रिक्रूटमेंट से जुड़े बहुत से ओवरहेड्स आपके आने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आने वाला है, और जब तक आपकी सीट खाली रहेगी, वहां कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, तो बाकियों को काम ज्यादा करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो ये भी एक आपकी कॉस्ट यहां पे बन जाती है।
रिक्रूटमेंट के सोर्सेज की बात करें तो कुछ तो हैं हमारे पास इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज आपके पास कौन से हैं? प्रमोशन, ट्रांसफर। प्रमोशन मतलब एक लेवल से ऊपर वाले लेवल पे एम्प्लॉय को भेज देना, ट्रांसफर मतलब उसी लेवल से सेम स्तर पे रखते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भेज देना। फॉर्मर एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लेना, बढ़िया है, जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वापस से बुला लो अपने एक्स एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय रेफरल्स, तो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज की रेफरेंस से नए एम्प्लॉयज रख लो। डिमोशन, आपकी पोजीशन से आपको नीचे वाली पोजीशन पे डाल देना, तो नीचे वाली पोजीशन खाली है, ऊपर से बंदा भेज दिया तो इट इज डिमोशन। अगर बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, ऑर्गेनाइजेशन की बाहर से हम यहां पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, गेट रिक्रूटमेंट, गेट पे नोटिस चिपका दिया कितने लोग चाहिए, तो लोग आकर खड़े हो जाएंगे गेट पे, आप वहां से लोगों को चूज कर लेंगे। पर्सनल कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हैं कॉलेजेस वगैरह में जाकर, एक वेटिंग लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, जिन कैंडिडेट्स का आपने इंटरव्यू लिया उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, वैकेंसी आए तो उनको बुला लीजिए। कैजुअल कॉलर्स, कई बार कुछ लोग ऐसे ही चलते फिरते अपनी एप्लीकेशन पकड़ा जाते हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो आपको लोग प्रोवाइड कर देगा जितने लोग आपको चाहिए। इसके अलावा कई बार हम वॉक इन्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, हम कहते हैं भाई इस डे को वॉक इन इंटरव्यू है, आप जो है इस टाइम से इस टाइम तक आप जो है जितने मर्जी बजे आ जाना, और आपका इंटरव्यू हम ले लेंगे और वहीं आपको बता देंगे कि आपको नौकरी मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली। हेड हंटिंग, हेड हंटिंग हमारे पास है एग्जीक्यूटिव सर्च, जो हम टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज को रखने वाले हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोगों को रखने वाले हैं, तो वहां पे हम एग्जीक्यूटिव सर्च करते हैं, तो उसको हम हेड हंटिंग जो है वो बोलते हैं। तो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढना। अगर बात करें रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट की, तो सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग है। आजकल रिक्रूटमेंट का काम भी आउटसोर्स कर दिया जाता है कि भाई ये लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, और बाहर वाला आपको प्रोवाइड करवा देता है। पोचिंग, रेडिंग, सामने वाले का बंदा आपने पोच कर लिया, सामने वाले का बंदा, उसको कहा जी ज्यादा पैसे दे देंगे, उसे खींच के यहां पे ले आए। ई रिक्रूटमेंट, आजकल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी हो रही है, ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह भी ले लेते हैं और फिर फाइनली आपको चूज करते हैं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है। तो ये हमारे है जी रिक्रूटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन हमारा अगला स्टेप है रिक्रूटमेंट के बाद। तो यहाँ पे हम फाइनली लोगों को चूज करने वाले हैं कि कौन से पर्सन को हम नौकरी जो है अपनी कंपनी में देने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में अप्लाई करें, बट सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों को आप मना कर देते हैं और कुछ थोड़े से लोगों को ही आप नौकरी देते हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि काफी टाइम आपका इसमें लगता है, एफर्ट लगता है, काफी पैसा इसके अंदर लग जाता है, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है आपके लिए। तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे अगर आपने सही पर्सन को चुन लिया तो फिर आप एब्सेंटीज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेबल वर्कफोर्स जो है वो आप बना सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक चलती रहेगी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का जो रेट है आप उसे कम कर सकते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉइज की उसे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉइज के मोरल को यहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अच्छी सिलेक्शन करनी बहुत आपके लिए जरूरी है, गलत सिलेक्शन आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। अगर बात करें कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स जो हैं हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहां पे हमारे बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं जिन चीजों को हम कंसीडर करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, पर्सनल को देखते हैं, प्रोफिशिएंसी देखते हैं, कॉम्पिटेंस देखते हैं, टेम्परामेंट देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, हैवी है पर्सन का कि नहीं। तो ये सारी चीजों को आप देख के अपना सिलेक्शन डिसीजन करेंगे। अगर बात करें प्रोसेस की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आया अपना रिज्यूमे देने, तो वहीं साथ ही एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लेंगे, और अगर वो लगता है आपको कि ये एम्प्लॉय और जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सूटेबल है तो आप उसका रिज्यूमे ले लेंगे, उसकी एप्लीकेशन रिसीव कर लेंगे, फिर करेंगे आप उसकी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करेंगे, और स्क्रीनिंग के बाद आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को बुलाएंगे सिलेक्शन टेस्ट के लिए, उनका टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट में पास होंगे वो इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू लेने के बाद आप सिलेक्शन डिसीजन करने से पहले रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक उनका करवाएंगे। सिलेक्शन डिसीजन आपने ले लिया, फिर उनका मेडिकल करवाएंगे, उनको जॉब ऑफर देंगे, और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका यहां पे बन जाएगा उन लोगों के साथ, वो आपके एम्प्लॉय अब बन जाने वाले हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ टेस्ट, आप कितने तरह के टेस्ट लेंगे सिलेक्शन के टाइम पे?
इंटेलिजेंस का टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड का लेंगे, पर्सनालिटी का लेंगे, प्रोफिशिएंसी का लेंगे, इंटरेस्ट का लेंगे। आपको प्रॉपर सिमुलेशन टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रॉपर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट आपका ले सकते हैं। ग्राफोलॉजी, आपकी हैंडराइटिंग का टेस्ट भी ले सकते हैं, हैंडराइटिंग की चेकिंग करवा सकते हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी टेस्ट भी आपका करा सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं भी या फिर नहीं। जो टेस्ट आपका है वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और केवल एकलौता सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ और भी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे इंटरव्यू का इस्तेमाल आप करते हैं। इंटरव्यू आपके अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है कैसे सवाल पूछने वाले हैं। आप नॉर्मली सवाल जो है पूछते रहते हैं और नॉर्मली इंटरव्यू आपका चलता रहता है, तो कोई एक स्पेसिफाइड पैटर्न और फॉर्मेट नहीं होता। पर डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर सवाल आपके तय होते हैं। अब वही सवाल जो है हर इंप्लॉय से पूछते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दोनों का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है कि कुछ सवाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और कुछ आप जो है नॉर्मली सिचुएशन के हिसाब से पूछते हैं। और सिचुएशनल इंटरव्यू, इसके अंदर आप इंप्लॉय को सिचुएशन देते हैं और पूछते हैं कि आप इससे कैसे डील करोगे। बिहेवियरल इंटरव्यू हमारा इंप्लॉय के एक्चुअल बिहेवियर को चेक करने की कोशिश करता है कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, जो हमारा एप्लीकेंट है, उसने एक्चुअल में ऐसी किसी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर शो किया था, उसके बेसिस पे उससे सवाल पूछते हैं। और कई बार हमारा स्ट्रेस इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, जिसमें एप्लीकेंट को बहुत स्ट्रेस में डाला जाता है और बेसिकली उसकी स्ट्रेस सहने की क्षमता यहां पे जांची जाती है। तो आइए जी अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके नॉलेज और स्किल्स को आप बढ़ाने वाले हैं ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। सवाल उठता है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसे ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। पुराने एम्प्लॉय की प्रमोशन करनी है, ऊपर हाई लेवल पे भेजना है, तो उस लेवल तक की उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उनको भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी ताकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी फील्ड के अंदर उसके बारे में उन्हें बताया जा सके। एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया, दूसरी पोस्ट पे भेजा, तो उस पोस्ट से जुड़ी कुछ ट्रेनिंग उसे देनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्टेबल वर्कफोर्स मेंटेन करके रखें, लोग ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें, तो हमें लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो अपने काम को कर पाएं और काम करके खुश रहें और यहीं पे टिके रहें। सेफ हैंडलिंग ऑफ दी मशीन्स, अगर वर्कर्स ट्रेंड होंगे तो मशीन को सही से हैंडल करेंगे, आपके एक्सीडेंट कम होंगे और आपकी जो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है वो भी यहां पे कम हो जाएगी। अब ट्रेनिंग कराने के ब्रॉडली दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। एक तो है जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब पे ही आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंदर आपके कौन से तरीके आते हैं? अप्रेंटिसशिप अंडर मास्टर, तो ये मेनली आपके जो लो लेवल की जॉब्स होती है ना, लो स्किल वाली जॉब्स होती हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसी वाली जो जॉब्स होती हैं, तो वहां पे ऐसी आपको देखने को मिलता है। आपने प्लम्बर को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तो उसके साथ उसका चेला आता है साथ में, है ना, उसकी मदद कराने वाला, तो वो बेसिकली अप्रेंटिस जो है उसका है, और उसे थोड़ा सा स्टाइपेंड वो दे देता है, कुछ पैसे उसे दे देता है, और आपको जो चेला है वो साथ साथ काम सीखता रहता है। इसके बाद है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आप इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका बिजनेस, जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप होता है, और आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ समय के लिए इंटर्नशिप के लिए कंपनीज के अंदर जाते हैं। इसके बाद है जी कोचिंग। तो आपका सुपरवाइजर आपको कोचिंग भी दे सकता है, आपको बता सकता है जी ऐसे काम होगा, मशीन के बारे में आपको बताएगा कि ऐसे इस मशीन को चलाना है, तो आपको सारी जानकारी वो देगा। जॉब रोटेशन, अगर किसी काम को सिखाना है तो वो जॉब उस पर्सन को दे दो, वो धीरे धीरे सारी जॉब्स को सीखता जाएगा। मेंटरिंग, मेंटरिंग भी एक तरीका है। देखो मेंटरिंग के अंदर ना आपको डायरेक्टली जॉब से जुड़ी जानकारी तो नहीं मिल रही, बट आपको अपने कैरियर में ग्रो करने का सपोर्ट मिल जाता है एक मेंटर से। एक मेंटर होंगे आपके, आप उन मेंटर से अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा है जी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। इसका एवोल्यूशन कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको देना चाहते हैं ट्रेनिंग। सबसे पहले उनकी करते हैं प्रिपरेशन, उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं, उनको फिर नॉलेज देते हैं, ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं कि ऐसे ये मशीन पे काम होगा। फिर उनको कहते हैं भाई एक्चुअली में ट्राई करके दिखाओ, हमें ट्राई इट देके दिखाओ, एक सैंपल देके दिखाओ कि काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, और उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, कुछ कुछ और उनको बताने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, तो वो उनको सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। इसके अलावा है जी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, यानी कि डायरेक्टली जॉब पे नहीं, बाहर आपको ट्रेनिंग अलग से दी जा रही है।
तो यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आपका प्रोग्राम तैयार कर दिया, उसके अंदर अलग अलग सवाल डाल दिए बेसिक लेवल से हाई लेवल के। तो पहले बेसिक वाले का आंसर इंप्लॉय सही देता रहेगा, उन्हें सीखता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो हाई लेवल पे पहुंचता जाएगा। केस स्टडी आपको दी जा सकती है। कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कि कंप्यूटर पे हम एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर दें। जैसे गाड़ी चलानी सीखनी है तो कंप्यूटर पे हम आपको गाड़ी चलानी सिखाएं। फिल्म्स के थ्रू भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। रोल प्लेइंग, आपको रोल दे दिया जाएगा कि आप इस रोल को प्ले करो। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है बिल्कुल आपका वैसा एक्चुअल सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे आपका हवाई जहाज आपको उड़ाना है, आपको पायलट बनाना है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली जहाज पे तो नहीं चढ़ा सकते कि आओ जी चला कर देखो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपके लिए हमने एक स्पेशल कॉकपिट अलग से डिजाइन कर दिया, वहां पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। मार्स पे जाने की ट्रेनिंग देनी है आपको, तो मार्स जैसा एनवायरनमेंट यहीं पे क्रिएट कर दिया और उसमें आपको यहां पे भेजा गया कि जाओ इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करो। अब बात आती है इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं वो इफेक्टिव होनी भी जरूरी है, और इसको मेजर करने के लिए कर्क पैट्रिक ने मॉडल दिया है। उसके अंदर उन्होंने कहा जी पहले तो आप देख सकते हो अपने लर्नर के रिएक्शंस को, फिर देख सकते हो उनकी लर्निंग को कि क्या स्किल्स क्या नॉलेज उन्होंने ली, फिर देख सकते हो उनके बिहेवियर को, और फिर देख सकते हो अपने रिजल्ट्स को कि क्या आउटकम निकल कर आया, क्या एक्सीडेंट कम हुए, क्या कॉस्ट कम हुई, क्या प्रॉफिट बढ़े। तो इनसे आप अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना उसकी इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द रिस्पेक्ट। बेसिकली आपकी ये ओवरऑल ग्रोथ की हम यहां पे बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्किल को लेकर नहीं ग्रोथ की बात कर रहे, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे मैनेजर्स की, हमारी एग्जीक्यूटिव्स की, ताकि उन्हें ऐसे स्किल्स, ऐसी कॉम्पिटेंसेस मिल जाएं जो कि उनकी प्रेजेंट जॉब्स के साथ साथ उनकी फ्यूचर जॉब्स, उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करें, उनके अंदर फ्यूचर में जो उनको जॉब्स हम देने वाले हैं उसकी कैपेबिलिटीज उनके अंदर आ जाएं। तो बेसिकली मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्यों करते हैं डेवलपमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है? कोई नए एंट्रेंट हैं तो उनकी डेवलपमेंट जरूरी है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, मैनेजर्स को फ्यूचर पोजीशंस के लिए तैयार करना है, मैनेजर्स को ऑब्सोलीट होने से, बेकार होने से रोकना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है अपने मैनेजरियल रिसोर्सेज की, चेंज इंट्रोड्यूस करना है, मैनेजर्स को एक चेंज एजेंट की तरह बनाना है। तो फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको उन्हें भेजना पड़ेगा। फीचर्स की बात करें, देखो जो डेवलपमेंट है इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलपमेंट इज प्रोएक्टिव, डेवलपमेंट आपकी रिएक्टिव नहीं होती, आप खुद फ्यूचर को लेकर प्रोएक्टिव रहते हो और फ्यूचर में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप पहले ही तैयार रहते हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड करते हो। वेल प्लान्ड, डेवलपमेंट आपकी प्रॉपर प्लान्ड होती है, प्रोग्राम्स वेल प्लान्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर में कंडक्ट किए जाते हैं। और डेवलपमेंट के लिए इंटरनल एम्प्लॉय की, मैनेजर की मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर मैनेजर इंटरनली मोटिवेटेड होगा तभी उसकी डेवलपमेंट हो सकेगी। बेसिकली आपकी डेवलपमेंट जो होती है वो सेल्फ डेवलपमेंट होती है, आपको खुद से अपने आप को डेवलप करना होता है। अगर बात करें स्टेप्स की, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी डेवलपमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में लेकर, फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, और उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आप जो है कंपेयर करेंगे अपने प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट को कि अभी मेरे पास कैसा मैनेजरियल टैलेंट अवेलेबल है। उसके बेसिस पे आप एक इन्वेंटरी ऑफ मैनेजमेंट मैन पावर बना लेंगे कि अभी ये लोग मेरे पास अवेलेबल हैं। आप हर एम्प्लॉय का, हर मैनेजर का एक कार्ड तैयार कर लेंगे, उसमें उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह लिख देंगे, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें आप उसके अंदर लिख देंगे। फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करवाएंगे, एक्चुअल प्रोग्राम में उनको भेजेंगे और फिर प्रोग्राम को इवेल्युएट भी करेंगे कि इसका फायदा हुआ भी या फिर नहीं। अगर बात करें हमारे पास कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं डेवलपमेंट के, तो यहां भी आपके पास कुछ ऑन द जॉब है, कुछ ऑफ द जॉब है। तो ऑन द जॉब में हमारे पास आता है कोचिंग, अंडर स्टडी। यहां पे बेसिकली एक अंडर स्टडी अपॉइंट कर लेते हैं, हमारा मैनेजर अपने बिल्कुल नीचे, बिल्कुल अपने साथ एक अंडर स्टडी अपॉइंट कर लेता है। जॉब रोटेशन, मल्टीपल मैनेजमेंट, एक अलग से जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट कर देते हैं एक्सपोजर के लिए, ताकि जो फ्यूचर अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं उनको एक्सपोजर दे सके। कमेटी असाइनमेंट, कमिटीज बना दी जाती हैं, एडहॉक कमिटीज बना दी जाती हैं ताकि वहां पे अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। एक्शन लर्निंग, मैनेजमेंट जो आपके ट्रेनीज हैं
उन्हें जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है। ऑफ द जॉब डेवलपमेंट की प्रोग्राम की बात करें हम, तो यहाँ पे आप अपने मैनेजर्स को किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में भेज सकते हैं, पढ़ाई के लिए आईआईएम में भेज सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक रीडिंग्स दे सकते हैं, कुछ बुक्स दे सकते हैं, कुछ जेरोक्स कॉपीज दे सकते हैं, उनको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने भेज सकते हैं, सेंसिटिविटी या टी ग्रुप ट्रेनिंग उनकी करा सकते हैं ताकि एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो जाए, रोल प्लेइंग का हेल्प ले सकते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की तरफ जा सकते हैं, सिमुलेशन मेथड्स का आप भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हैं जो आपने ट्रेनिंग में पढ़े थे, तो थोड़े से माइनर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो डेवलपमेंट जो है बेसिकली ट्रेनिंग के मुकाबले एक लॉन्ग रन अप्रोच है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाली अप्रोच है, इसका स्कोप ज्यादा रहता है। और यहाँ पे आप जो है अपने जो मैनेजर्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात है नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन की तरफ, जो कि डायरेक्टिंग है। तो आपने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, अब लोगों को भी रिक्रूट कर लिया, अब उनको डायरेक्शन देना है कि क्या काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में रहकर करना है। डायरेक्टिंग के अंदर मेनली 4 एलिमेंट्स आते हैं। इसमें सुपरविजन का काम आता है, मोटिवेशन का काम आता है, लीडरशिप का काम आता है और कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है। तो आइए अब इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन का मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉइज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लें। मोटिवेशन के फीचर्स हमारे पास क्या हैं? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, लोगों की साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, इनर साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। इसके बाद एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है आपका मोटिवेशन, आपको कॉन्टिन्यूसली लोगों को मोटिवेट करना होता है। एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, आसान नहीं होता मोटिवेट करना। पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आपका हो सकता है, कि दोनों तरीके का मोटिवेशन आपको देखने को मिल सकता है। कई बार आप लोगों को रिवॉर्ड देके मोटिवेट करते हैं और कई बार डंडा दिखा के भी मोटिवेट करते हैं। अगर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड होने वाली है और उस नीड की वजह से आपको टेंशन होगी और वो टेंशन आपको ड्राइव करेगी कि आपको उस नीड को फुलफिल करना है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आप रेलेवेंट बिहेवियर जो है परफॉर्म करेंगे, नीड को फुलफिल करके आपकी टेंशन को आप कम करेंगे। तो ये आपका बेसिकली एग्जाम की टेंशन की तरह ही है। आपकी एग्जाम की जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना गोल अचीव करना है, तो वो आपको टेंशन दे रही है और आप एग्जाम की तैयारी करके उस अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन जो है हमारे एम्प्लॉइज के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदल सकती है, उनकी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा सकती है, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करेगी, एक अच्छा वर्क क्लाइमेट बना देगी। और अगर कोई चेंज लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी लेकर आ सकते हैं और हमारे एम्प्लॉय टर्नओवर को, लेबर टर्नओवर को हम कम कर सकते हैं। मोटिवेशन की थ्योरीज को दो में बांटा जा सकता है। एक हमारे पास है कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज फोकस करती हैं व्हाट मोटिवेट्स पीपल, कौन सी चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं। और प्रोसेस थ्योरीज बात करती हैं कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो कंटेंट थ्योरीज में हमारे पास ये थ्योरीज आती हैं, जैसे आपकी मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स है। तो बेसिकली आपको एक हायरार्की देती है कि सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हमें मोटिवेट करती हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका रोटी और कपड़ा, फूड और क्लोथिंग आ जाता है। सबसे पहले हमें ये चाहिए। फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर हमारे पास आता है हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को पर्सनली, अपनी फैमिली को भी सिक्योर रख सके। इसके बाद आती है सोशल नीड्स, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप वाली रिक्वायरमेंट। इसके बाद आती है आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स, कि आपकी सोसाइटी में एक प्रेस्टीज हो, एक अच्छी इमेज हो। और फिर आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड, की जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एकदम से परफेक्ट हो जाएं, उसमें एकदम टॉप लेवल पे आप पहुंच जाएं। इसके बाद है एल्डर फेरर ईआरजी थ्योरी। तो यहां पे ये 3 एलिमेंट्स की बात करती है। एग्जिस्टेंस यानी कि सबसे पहले लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस नीड्स पूरी करनी है, जो कि जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो बेसिक आपकी जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की। इसके बाद है रिलेटेडनेस का मतलब है कि रिलेशनशिप्स हमारे, ये भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, फ्रेंडशिप, सोशल रिलेशनशिप्स। और इसके बाद जी से हमारा है ग्रोथ, कि ग्रोथ भी लोगों को मोटिवेट करती है। सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, एडवांसमेंट जो है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद है जी हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो हर्सबर्ग ने 2 फैक्टर्स का जिक्र किया, एक हमारे पास है मोटिवेटर्स और एक हमारे पास है हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेटर्स हमारे पास कौन से हैं?
मोटिवेटर्स ये हैं कि अगर आपके ये प्रेजेंट होंगे तो लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने वाली है। अगर ये नहीं होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो मोटिवेटर्स में आपके पास अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ ये सारे आ जाएंगे। और हाइजीन फैक्टर्स आपके पास ये हैं जो कि आपकी सेटिस्फेक्शन को प्रमोट नहीं करते बट आपकी डिससेटिस्फेक्शन को कम करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, आपकी पॉलिसीज, रूल्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिक चीजें आपकी आ जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं लीडरशिप की। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना, उनसे जो बात आप कहना चाहते हैं, उनको जिस पाथ पे आप चलाना चाहते हैं उन पे चलाना, उनको गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, उनको लीडरशिप देना। फीचर्स लीडरशिप के ये हैं कि लीडर तभी है जब आपके फॉलोअर्स हैं, बिना फॉलोअर्स के कोई लीडर नहीं होता। इंटरपर्सनल प्रोसेस है, मतलब यहां पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, लीडर और फॉलोअर का इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी होगी, तभी हमारे फॉलोअर लीडर को फॉलो करने वाले हैं। एक ग्रुप प्रोसेस है, एक पर्सन का काम नहीं है। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड स्टिमुलेशन है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लोगों को कंटिन्यूसली गाइडेंस देनी है, कंटिन्यूसली उनको डायरेक्शन आपको देनी है। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक लीडर अपने फॉलोअर से काम करा सकता है, एक्शन इनिशिएट कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ सकता है, कोई चेंज लेकर आना है तो वो लेकर आ सकता है, और कोऑर्डिनेशन जो है वो बना सकता है पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर। तो लीडर के जो है वो फॉलोअर्स के पर्सनल गोल्स को भी अचीव कराएगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको भी अचीव करवाएगा, और जो चेंज वगैरह है उनको लेने में आसानी होगी। अगर स्टाइल्स की बात करें, लीडरशिप स्टाइल्स, तो उसके अंदर हमारे पास 3 मेजर स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर मतलब है कि आपका जो लीडर है वही अपनी पॉलिसी सारी डिटरमाइन करने वाला है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, इंप्लॉइज हैं, उनको उन्हें मानना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक के अंदर आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो ग्रुप है, वो डिसाइड करता है पॉलिसी, और लीडर जो है केवल यहां पे उनको डायरेक्शन देने को, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो मेन रोल यहां पे लोग प्ले कर रहे हैं, आपके ग्रुप प्ले कर रहे हैं। लेजस फेरे के अंदर आपके ग्रुप को ही कंप्लीट फ्रीडम दे दिया, तो लीडर के पास कोई पावर नहीं है, ग्रुप को ही फ्रीडम आपने सारा दे दिया, जैसे वो काम करना चाहते हैं वैसे वो कर रहे हैं। और यहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है लीडरशिप कॉन्टिन्यूम का, which has been given by Robert Tenenbaum and Warren H. Smith। तो ये आपके मैनेजमेंट सेंटर्ड लीडरशिप से सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप का एक यहाँ पे कॉन्टिनम प्रोवाइड करते हैं। एक तरफ आपकी मैनेजमेंट सेंटर्ड लीडरशिप है, एक तरफ आपकी सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है, और उसके बीच में अलग अलग स्टाइल्स हैं जो कि आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखो, कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब होता है टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर, टू मेक कॉमन। तो आप किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ साझा कर रहे हैं, तो हम उसे कम्युनिकेशन का नाम दे सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। तो आप किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं, दैट वुड बी कम्युनिकेशन। पूरा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास ये प्रोसेस का डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर है, यानी कि एक अपने मैसेज को कम्युनिकेट करेगा और दूसरा उस मैसेज को रिसीव करेगा। और जो कम्युनिकेट करने वाला है वो अपने मैसेज को कुछ शब्दों में एनकोड करेगा, और उसका मैसेज जो है रिसीवर तक जाएगा, और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद रिसीवर अपना फीडबैक देगा कि उसे वो मैसेज समझ में आ गया, उसे मैसेज पूरा मिल गया या फिर नहीं मिला। तो फीडबैक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को टू वे बना देता है। और आप देख सकते हैं कि बीच में नॉइज का एलिमेंट भी आ रहा है। तो इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं नॉइज देखने को मिल जाए जो कि इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। जो हमारे एनकोडर होते हैं वो किन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग, राइटिंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज का। ऐसे ही हमारे जो रिसीवर डीकोडर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने रीडिंग, लिसनिंग और रीजनिंग स्किल्स का मैसेज को डिकोड करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में कुछ बैरियर्स, कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जैसे सिमेंटिक बैरियर्स आ सकते हैं। सिमेंटिक वर्ड जो है बेसिकली आपके सिंबल्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, और अगर आप कोई ऐसा मैसेज एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसके अंदर आपके जो सिंबल्स हैं उनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, मैसेज ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया, आप बहुत टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ ऐसी टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करने लग जाऊं जो कि आपको पता ही नहीं है, फिर मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। होमोनिम्स के बारे में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे देयर एंड देयर, ये आपको सुनने में एक जैसे लगते हैं बट इसके स्पेलिंग और इसके मतलब जो हैं वो अलग अलग होते हैं। पॉलीसेमिक वर्ड्स, इनके स्पेलिंग सेम होते हैं, बट इनके अलग अलग मीनिंग निकल कर आ सकते हैं।
तो जैसे बैंक है, एक नदी का किनारा भी होता है, एक रिवर बैंक भी होता है, एक बैंक पैसे वाला भी होता है, प्यूपिल बच्चे भी होते हैं और आपकी आंखों का भी पार्ट होता है प्यूपिल। तो यहाँ पे ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा जो मैसेज है वो सही से सामने वाले तक पहुंच जाए। साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स, तो ये हमारे पर्सन की साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने किसी को बात कुछ कही, मैंने आपसे कोई बात कही, आपने बात सुने बिना ही पहले ही अपना प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर दिया, मेरा मैसेज आप तक सही से पहुंचा ही नहीं, बीच में रास्ते में ही लॉस हो गया, ट्रांसमिशन लॉस हो गया। पुअर रिटेंशन, मेरा मैसेज आप तक पहुंच तो गया बट आप उसे रिटेन नहीं कर पाए। आप अटेंटिव नहीं थे जिस समय मैंने आपसे बात कही, आप मुझ पे भरोसा नहीं करते, आपका दिमाग जो है रोव करता रहता है, घूमता रहता है, अलग अलग जगह पहुंचता रहता है और सामने वाले की बात सुनता ही नहीं है। पर्सनल बैरियर्स, कुछ पर्सनल बैरियर्स भी हो सकते हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, वोकेबलरी, अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मुझे प्रॉपर वोकेबलरी नहीं पता, मेरे अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, तो फिर हो सकता है मैं अपनी बात आपको सही से ना पहुंचा पाऊं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बैरियर्स आ सकते हैं, जैसे उसके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बने हुए हैं, उसकी जो पॉलिसी है, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत जो है कंबरसम बना हुआ है। रेड टेपिज्म देखने को मिलता है कि एक से दूसरे ने कम्युनिकेट करना है तो लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबे प्रोसेस हैं, बहुत बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो दे कैन बी बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है, मैं यहाँ पे हूं, आप अपने घर पे हैं, तो यहाँ पे बीच में इतना सारा डिस्टेंस है तो कम्युनिकेट करने में कई बार दिक्कत हो सकती है, नॉइस आ सकती है, एक्सटर्नल डिसरप्शंस आ सकती हैं, इंटरनेट बंद हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें भी यही सब चीजें आ गई कि टेक्निकल नॉइज आ सकती है, कई बार फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है, कई बार हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेट हो जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपको दिक्कतें आती हैं कम्युनिकेट करने में। अब हमें क्या करना है, जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करना है, और ओवरकम करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान में रखना होगा। जैसे हम सेंडर की बात करें तो हम चाहते हैं कि सेंडर की तरफ से कोई बैरियर ना आए, तो पहले ही उसे प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग करके राइट वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा और टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको सिंपल बनाना होगा, राइट मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, राइट चैनल का इस्तेमाल करना होगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि सामने वाले को बहुत सारी आप जानकारी दे दो कि वो रिटेन ही ना कर पाए। एम्पैथी, आपको सामने वाले के नजरिए से सोचने की कोशिश करनी है। प्रीजुडिशियल जजमेंट आपको नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना कि आप किसी और कास्ट के हैं, वो किसी और कास्ट का है, आप गोरे हैं वो काले हैं, तो आप ऐसे कुछ ये सब चीजें जो प्रीजुडिशियल जजमेंट्स होती हैं इन सबको कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में ना लाएं। तो चलिए आइए बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि आप चेक करें कि जो प्लान आपने बनाए थे उनके अकॉर्डिंग काम हुआ भी या फिर नहीं हुआ। अब बात करें अगर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि अगर कंट्रोल लगे होंगे तो गोल्स अकम्प्लिश होंगे। हमने जो प्लान बनाए थे, स्टैंडर्ड बनाए थे, उनकी एक्यूरेसी देख सकते हैं, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉइज की मोटिवेशन कर सकते हैं, ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर कर सकते हैं। अगर बात करें स्कोप की कि कंट्रोलिंग का स्कोप क्या है, किन किन चीजों पे कंट्रोल हम लगाते हैं, अपनी पॉलिसीज पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, पर्सनल पे, वेजेस और सैलरीज पे, खर्चों पे, मेथड्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, प्रोडक्शन पे, R&D, इन सब पे कंट्रोल हम यहां पे लगाते हैं। देखो जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ना, कहा गया कि बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहे हैं, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो प्लान्स बनाए थे और उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या फिर नहीं हुआ, हम अपना पिछला देख रहे हैं। बट कहा गया कि ऐसा नहीं है, प्लानिंग के अंदर यहां पे एक बैकवर्ड लुकिंग का एलिमेंट भी है। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कि जो प्लान आप बना रहे हो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर बना रहे हो। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि कंट्रोल हम इसीलिए लगा रहे हैं ताकि अपने फ्यूचर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। अगर कंट्रोलिंग की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, जो उन दोनों में डेविएशन है उसको एनालाइज करेंगे और फिर अपना करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। अब एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक यहां पे है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। तो ये टेक्निक कहती है कि अगर छुटपुट डेविएशंस हैं, छुटपुट यहां पे अगर कुछ मिसमैचेस निकल कर आए तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट को तंग मत करो, मैनेजमेंट को तंग मत करो। अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन देखने को मिली है, 10, 15, 20% की डेविएशन देखने को मिली है, तो फिर मैनेजमेंट को आप बताओ। आधा 1% के लिए मैनेजमेंट को तंग मत करो।
कंट्रोलिंग की हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ये क्लासिफिकेशन हमारे पास है, तो याद रखना होगा कि कौन सी ट्रेडिशनल है, कौन सी मॉडर्न है। तो ट्रेडिशनल पुराने जमाने वाली पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस और बजटरी कंट्रोल। मॉडर्न टेक्निक्स है नए जमाने वाली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पर्ट एंड सीपीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस की बात करें तो यहां पे कुछ हमें दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कंट्रोलिंग में हमें क्या करना होता है, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो स्टैंडर्ड सेट करना एक बहुत डिफिकल्ट सेट टास्क होता है, और यहाँ पे जो कंट्रोल आपको लगाना है वो एंड में लगाना है। तो अगर एंड तक आपकी सिचुएशन चेंज हो गई, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे आ गए, तो आप अपना कंट्रोल नहीं लगा पाएंगे। आपके इंप्लॉइज रेजिस्ट करेंगे, मना करेंगे कि हमारे पे कंट्रोल ना लगाए जाए। और कंट्रोल करना एक कॉस्टली अफेयर भी है। कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, फिर बाद में आपकी डेविएशंस देखो, मिसमैचेस देखो, तो काफी खर्चा, काफी लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उनका टाइम लगता है, तो इट इज अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। तो आइए प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स की। तो फिलिप कॉटलर एक जानी मानी पर्सनालिटी मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं कि एक सोशल प्रोसेस है जिसपे अब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी नीड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं और ऐसा सामान बनाते हैं जिससे हम उनकी नीड्स को पूरा कर सके, उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये आपका मार्केटिंग को डिफाइन करता है एज अ सोशल प्रोसेस जिसमें इंटरेक्शन हो रहा है आपका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। मार्केटिंग को लेकर हमें बहुत सारे फिलॉसफीज देखने को मिलते हैं। तो मार्केटिंग का जो एवोल्यूशन हुआ उसमें सबसे पहले चर्चा होती थी प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन फिलॉसफी की। इसमें कहा जाता था कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लो, कंज्यूमर खरीद लेगा। तो आपका कोशिश होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सामान प्रोड्यूस करो, सप्लाई हमेशा ज्यादा रखो क्योंकि डिमांड हमेशा मार्केट में रहेगी और आपका सामान बिक जाएगा। इसके बाद बात हुई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो मर्जी बनाओ कंज्यूमर खरीद लेगा, कंज्यूमर समझदार है तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, तो क्वालिटी पे फोकस किया जाने लगा। इसके बाद बात आई सेलिंग कंसेप्ट की। सेलिंग कंसेप्ट के अंदर बोला गया कि आपको कंज्यूमर को कुछ भी बेचना है तो उसके लिए आपको प्रमोशन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद बारी आई मार्केटिंग कंसेप्ट की, जहां पे बोला गया कि आपको कंज्यूमर की नीड्स को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया, एडवर्टीजमेंट डाली और कंज्यूमर ले लेगा। आपको कंज्यूमर की नीड्स को समझना है, फिर उसको समझकर प्रोडक्ट बनाना है तो ही कंज्यूमर लेगा। और आजकल बात की जाती है सोसाइटल मार्केटिंग की, जिसके अंदर आपका मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर नीड्स के साथ साथ यहाँ पे आपको सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स को भी समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करने के लिए आप सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं, अपने स्टेक होल्डर्स को छोड़ दे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, आपको सोसाइटी का ख्याल भी रखना है। अगर हम बात करें 4 P's ऑफ मार्केटिंग की, जिसको यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का नाम भी दिया जाता है, इसके अंदर हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब कि क्या सामान बनाकर आप बेचने वाले हो, क्या वैरायटी, क्या क्वालिटी, क्या डिजाइन, क्या ब्रांडिंग, क्या पैकेजिंग रहेगी। प्राइस मतलब किस सामान पे आप, किस दाम पे आप सामान को बेचने वाले हो, क्या डिस्काउंट दोगे, क्या क्रेडिट टर्म्स है। प्लेस की बात करें तो यहाँ पे प्लेस के अंदर आते हैं कि आप सामान को किस तरीके से बेचने वाले हैं, क्या आपके चैनल्स रहेंगे, क्या लॉजिस्टिक्स रहेगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर, ये प्लेस के अंदर आता है। प्रमोशन की बात करें तो किस तरीके से आप अपने सामान को प्रमोट करोगे, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है। तो ये सारी चीजें इसके दायरे में आ जाती हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज योर ट्रेड। तो ट्रेड मतलब खरीद बेच करना। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनली हमारे देश के अंदर आप खरीद बेच कर रहे हैं तो इट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यहाँ पे बताया गया कि दो तरीके का हो सकता है। एक है आपका होलसेल ट्रेड और एक है आपका रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे आपका कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से सामान डायरेक्टली नहीं खरीदता, मैन्युफैक्चरर से सामान जाता है होलसेलर की तरफ, होलसेलर से जाता है रिटेलर की तरफ और रिटेलर से जाता है जी कंज्यूमर की तरफ। तो होलसेलर काम करता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को लिंक करने का। मैन्युफैक्चरर से थोक में बहुत ज्यादा सामान खरीद लेता है और फिर रिटेलर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देता है, जो कि कंज्यूमर फाइनली उसे परचेज कर लेता है रिटेलर से। अब हमारे पास जो रिटेलर्स हैं उनको भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कुछ है इटिनेरेंट रिटेलर्स, ये रिटेलर्स वो हैं जिनकी कोई फिक्स्ड दुकान नहीं है।
आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि घूमते फिरते सामान बेच देते हैं, वो आपके इटिनेरेंट रिटेलर्स हैं, पेडलर्स, हॉकर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, आपके कई बार चीप जैक्स भी इसके अंदर आते हैं। तो ये आपके अलग अलग तरीके के इटिनेरेंट रिटेलर्स हैं जिनका कोई एक फिक्स्ड प्लेस नहीं है। और इसके ऑपोजिट है ऐसे रिटेलर्स जिनकी एक फिक्स्ड दुकान है। तो जैसे आपके बड़े बड़े मॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये सब आपके फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के अंदर आ जाते हैं। अब आते हैं जी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह की, जिसमें हम अपना जो सामान बेच रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेच रहे हैं। तो कहा गया इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का दायरा ज्यादा है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है तो ये इंटरनेशनल ट्रेड है। ट्रेड के अंदर तो केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ रहा है, बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसके अंदर आपकी लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, आप एफडीए वगैरह, ये सारी चीजें इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन जाती हैं। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इसके फायदे कंट्रीज को भी हैं और स्पेसिफिक फर्म्स को भी हैं। जैसे इंडिया को क्या फायदा होगा अगर इंटरनेशनल बिजनेस होगा? इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका मिलेगा कि एक्सपोर्ट करो और बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कमाओ। ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया में बाहर का अच्छा सामान आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसके अलावा जो फर्म एक्सपोर्ट करेगी उसको भी फायदे हैं, ज्यादा सामान बिकेगा, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी, उसको फ्यूचर ग्रोथ के यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे। अब डोमेस्टिक मार्केट का जो कंपटीशन फेस करना पड़ता था वो उसे नहीं फेस करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने के अलग अलग तरीके हैं, या तो सिंपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करवा सकते हो जिसमें आप एक लोकल मैन्युफैक्चरर को पकड़ते हो। जैसे नाइकी वालों ने इंडिया में यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर पकड़ा, उसे कहा कि जूता बनाओ, हम उस पर मोहर लगा देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग भी आता है जिसमें आप एक लाइसेंस दे देते हैं या फ्रेंचाइजी दे देते हैं किसी पर्सन को कि हमारे नाम पे आप दूसरे देश में काम करो। जॉइंट वेंचर, आप किसी एंटरप्राइज के साथ मिलकर एक जॉइंटली वेंचर चला सकते हैं या फिर अपनी होली ऑन सब्सिडरी भी दूसरी कंट्री में खोल सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें आपका WTO आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आता है। अब इसको ऊपर मैं और डीप नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे एवर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे ही जाओगे ना, तो वहां पे ही आपको बहुत सारा पढ़ने को मिल जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मैराथन या रिवीजन करके सर्च करना, तो बहुत सारे हमने सेशंस लिए हुए हैं जिसमें आपको ये पूरा पढ़ने को डिटेल में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हो। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा मैराथन रिवीजन जिसमें बिजनेस स्टडीज का जो आपका पोर्शन है कोशिश करी